अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ समा पॉडकास्ट। हम बात को जारी रखने वाले हैं जहाँ पे हमने पिछली दफ़ा छोड़ा था। हम बात कर रहे थे आईपीएल की और इसमें कितना पैसा है और प्लेयर्स ने कितना पैसा बनाया है। इधर हमने स्पेसिफिकली बात की थी बिलियनियर्स की, अरबपतियों की, स्ट्रिक्टली टॉकिंग इन इंडियन रुपीज़। लेकिन आज हम बात करने जाने वाले हैं उन प्लेयर्स के बारे में जो वो माइलस्टोन अचीव ना कर पाए। यानी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स हु आर करंटली इन द 50 करोड़ क्लब, यानी कि जिन्होंने 50 करोड़ इंडियन रुपीज़ से ज़्यादा और 100 करोड़ से कम कमाए हैं। इस लिस्ट में बेशुमार प्लेयर्स हैं, 31 प्लेयर्स आते हैं इस 50 करोड़ क्लब में और हम इनकी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज। और आज हमारे साथ एज़ यूजुअल मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल सत्तार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम। अच्छा सर जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हम इनको कहेंगे तो 50 करोड़ क्लब के मेंबर्स, सही है, लेकिन वंस अगेन फॉर द ऑडियंस ये भी बताते चले हम साथ, ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम हमारे रुपये को फैक्टर इन करें तो हमारे रुपयों में फिर भी ये बिलियनर्स ही होंगे। नहीं, वो इस तरह है ना कि हम चूंकि कदर नहीं करते, ना किसी की करते हैं कदर, ना अपनी करते हैं, इसलिए हमारे रुपए की कदर तो नहीं होगी ना। इंडियंस बहरहाल करते हैं कदर, अपनी भी करते हैं, जहाँ तक उनको ज़रूरत पड़े तो दूसरों की भी करते हैं, इसलिए इंडिया के रुपए की कदर हमारी निस्बत बहुत बेहतर है। तो अब ये जो है, जब हम कहते हैं कि 80 अरब रुपया तनख्वाहों के ज़ुमरे में गया जो आईपीएल खेल रहे हैं खिलाड़ी 2008 से 2023 तक, 80 अरब रुपया इन 16 सालों में मुझे अब 80 अरब रुपया उनका, तो इंडिया का 80 अरब है। लेकिन अगर हम पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे अपने पैसे की, अपने रुपए की कदर को मद्देनज़र रखते हुए, तो वो 80 को क्या 250 अरब से ज़्यादा ही होगा। हाँ, हैंड्स डाउन। अब 250 अरब यानी कि 250 अरब रुपए से ज़्यादा उन्होंने आईपीएल खेलने वाले क्रिकेटर्स में उनकी तनख्वाहें बांट दिया। वो कहाँ पे खड़े होंगे? मतलब हमें तो बड़ा अजीब सा लगता है, हमारे यहाँ कोई 1 अरब की बात हो ना तो 400 कान खड़े हो जाते हैं, 1 अरब की बात हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ सैकड़ों अरब की बात होती है, मजाल है कान में कोई जूं भी रेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार ये सैकड़ों हज़ारों। अच्छा, उधर एक और टर्म चलती है, हमारे यहाँ तो अरब के हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, इंडिया में अरब की टर्म नहीं है, फिर क्या? वहाँ करोड़ की टर्म है। यानी कि वो क्या करेंगे, 99 करोड़, अब 100 करोड़ हो जाए तो 1 अरब हम कहते हैं, वो 100 करोड़ कहेंगे। वो 200 करोड़ हो जाए, वो 2 अरब नहीं कहेंगे, 200 करोड़ ऐसे ही कहेंगे। है। वो 1000 करोड़ हो जाएगा ना तो 10 अरब नहीं कहेंगे, वो 1000 करोड़ कहेंगे। हम लोग कंफ्यूज होना शुरू होंगे। बिल्कुल ये टर्म उन्होंने अरब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, उनकी टर्म इस्तेमाल ही नहीं करनी। 3 लाख करोड़, अब हिसाब लगा, कैलकुलेटर टूट जाएगा। 3 लाख करोड़, बंदा हैरान हो जाता, 3 लाख करोड़, 3000 अरब। भाई आप ट्रिलियन में बात कर सकते हैं, बिलियंस में बात कर सकते हैं, करोड़ में जब आते हैं इंडिया का, इसकी बैकग्राउंड में फिर कभी बात करेंगे ये क्यों हुआ। अब ये 80 अरब रुपए उन्होंने तनख्वाहों के ज़ुमरे में आईपीएल में दिए हैं। ठीक है, इनमें से 50 करोड़ वाले प्लेयर्स को कितना मिला? अब 50 करोड़ जो 50 करोड़ क्लब है, ठीक है, ये कहते हैं, वहाँ पर ये बात होती है कि जी 50 करोड़ क्लब ये उसका मेंबर है जी। यानी कि आईपीएल में इसने 50 करोड़ से ऊपर और 100 करोड़ से कम कमाए हैं। यानी कि 100 करोड़ से कम कमाने का मतलब है कि 99 करोड़ कमाए हैं। वंस अगेन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द सैलरीज। हाँ, सैलरीज, ये तनख्वाहें हैं, इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं है, जो कि इनको फ्रेंचाइजी से मिलती हैं। अच्छा, ये जो 31 प्लेयर है, इनको 21 अरब 68 करोड़ रुपए मिला जी, तनख्वाह मिली है। मिला तो ऐसे लोग समझेंगे शायद इजरा जानते होंगे क्या फाड़े आ रहा है, फाड़े, ऐसा थोड़ी होता है यार। अब ये 21 अरब 68 करोड़ 80 अरब में देखा जाए तो ये 27% बनता है 80 अरब का। बिल्कुल। अब अगर कल की बात करें, जो हम गुजरे हुए कल की बात करें, जब अरबपतियों की बात कर रहे थे, जो खिलाड़ी 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए कि तनख्वाहों में तनख्वाहें ले लेके अरबपति हो गए, उनकी 9 अरब थी। अब वो 9 अरब और ये 21 अरब डाल दिया जाए, उनके 12% थे, ये 27% है। 12%, 27%, 39% बनता है। आप 40% कह लें, यानी कि 80 अरब का 40% ये 100 करोड़ रुपया कमाने वाले और 50 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले ले गए। द बिग प्लेयर्स, द बिग फिश। अब 31 ये हैं, 27 वो थे, 38 प्लेयर 80 अरब रुपए का 40% तनख्वाह में ले गए।
यानी कितने बड़े प्लेयर होंगे कि हर फ्रेंचाइज इनके पीछे भागती होगी। जो इनकी अपनी फ्रेंचाइज होगी वो तो चाहती होगी कि ये कहीं और ना जाए, हमें रिटेन करें, रिटेन करना। फिर जिन्हें पैसे ही लोड फेंकते हो गए यार भाई तो से खेलो, बड़ी अच्छी बंदा परफॉर्मेंस। ना, क्योंकि स्टार पोटेंशियल भी उनकी अलग है। यार एक चीज़ देखो, ये सारा कुछ मेरिट पे हो रहा है। एक बात है ना, हमारे लोगों के जहन में पड़ा हुआ ना 24 घंटे वो ऐसी बातें सुन रहे होते हैं कि जो मेरिट नहीं का कोई आया उन्हें हाथ पाया था निकल गया। ये वो उस तरह की बात नहीं है, मेरिट पे है। दुनिया भर के खिलाड़ी जाते हैं, कंपटीशन है यार, और जैसा कि हमने पार्टिसिपेट करते हैं यार। लास्ट एपिसोड में भी बात की थी, अगर आप इन सब प्लेयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो आप सब देखेंगे कि इनकी हर एक सीजन में परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट रही है। यार अगर मैं फ्रेंचाइज का मालिक हूँ बिल्कुल, और अगर आप फ्रेंचाइज के मालिक हैं नहीं चाहेंगे कोई तो भी क्या ऐसे, हम कोई ऐसा प्लेयर लेंगे जिसकी परफॉर्मेंस ही ना हो? जरा भी नहीं। क्या हमने सिफारिश ही रखने ने? इसमें सिफारिश नहीं चलती। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें चूंकि पैसा इन्वॉल्व है, आप पैसा दे रहे हैं, आपको अपनी ROI चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो ना फ्रेंचाइज जो है ना, जिन्होंने 80 अरब रुपया दिया है तनख्वाहों में, सिर्फ तनख्वाहों में, बाकी उन्होंने क्या खर्च किया वो बाद में हम बात करेंगे। 80 अरब रुपया, तुम्हारा क्या मतलब है कि उन्होंने सिफारिश में दे दिया होगा या 10% सिफारिश पे दे दिया होगा, 20% सिफारिश में देंगे? बड़ी क्वालिटी वाली बात है कि ये लोग जाते हैं, 1000-1200 खिलाड़ी होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं कि यह बिडिंग में हमारी, फिर इनकी अपनी बेस प्राइस होती है। बेस प्राइस के अलावा फिर आपकी जब बिडिंग में जाते हैं ना, तो फिर आके 4 फ्रेंचाइज एक खिलाड़ी को लेना चाहती हैं, तो उसकी बेस प्राइस बढ़ती जाएगी। पहले ये होता है कि बेस प्राइस में फ़र्क होता है, बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ की होती है। अब 2 करोड़ जिसकी बेस प्राइस होगी वो बड़ा खिलाड़ी होता है, उसे पता होता है कि यार बेस प्राइस ही मैंने 2 करोड़ रखी। प्लैटिनम कैटेगरीज के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, हमारे यहाँ ज़रा एक्सक्लूसिव वो टर्म इस्तेमाल होती है, प्लैटिनम, डायमंड, सिल्वर और ये इमर्जिंग वगैरह, ये PSL में इस्तेमाल होती है। वहाँ ये टर्म इस्तेमाल नहीं। अच्छा, IPL में ये कैटेगरीज नहीं है? नहीं, IPL में वो इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। PSL में होता है कि प्लैटिनम का है, ये डायमंड का है, ये गोल्डन का है, ये सिल्वर का है, ये इमर्जिंग आ गए। ठीक है ना, तो ये हमारे वहाँ पे किया जाता है, वहाँ पे नहीं है। अब वहाँ पे सारा कोई मेरिट पे है, परफॉर्मेंस दिखाओगे कि तो भाई अगली दफ़ा वही फ्रेंचाइज तुम्हें लेने के लिए पूरा जोर लगा देगी, या कोई बाकी जो फ्रेंचाइज आपको लेना चाहती हैं वो और ज़्यादा जोर लगा देंगी। अच्छा, ये 50 करोड़ क्लब में पहले जो आते हैं ना प्लेयर, वो हैं गौतम गंभीर। बड़े पॉपुलर भी रहते हैं, बड़ी कंट्रोवर्सीज में भी रहते हैं। अच्छा, ये बड़े इतने से मार्जिन से रह गए बिलियनियर बनने में, इतने से मार्जिन से। 94 करोड़ 62 लाख इन्होंने बनाए इंडियन रुपीज़। हमारे कितने बन गए तकरीबन, आप कह लें वो 3 अरब ही 3 अरब लगा लें आप, सीधा 3 अरब वो पाकिस्तानी कमा गया गौतम गंभीर, जो अरबपति इंडियन टर्म में अरबपति नहीं हुआ, बिल्कुल पाकिस्तानी टर्म में वो अरबपति है। और सिर्फ 5.5 करोड़ से 5.5 करोड़ से ये बिलियनियर क्लब में एंटर होने से रुक गए। सेकंड नंबर पे आते हैं शेखर धवन एंड अदर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। इन्होंने भी कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं रहा इनके दरमियान बिलियनियर बनने के और इनके दरमियान। 91 करोड़ 80 लाख इन्होंने बनाए। फिर वो इसको भी हम तकरीबन 3 अरब ही कह देते हैं। ये रह गए 8 करोड़ और 20 लाख से। इसके बाद आते हैं दिनेश कार्तिक, ये भी वेरी ओजी प्लेयर, राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन। इन्होंने बनाए 87 करोड़ 13 करोड़ से ये भी बिलियनियर क्लब में एंटर होने से रुक गए। अब मैं चाहता हूँ अगले 3 ज़रा आप बताएं हमें। वो 3 की बात नहीं, लंबा चौड़ा करो ना। अभी एक ये तुम्हें कहना चाहिए था, ग्लेन मैक्सवेल। उफ, कमाल प्लेयर। अब ये है कि ये एक प्लेयर ऐसी इनिंग खेलता है कि आम बंदे के ज़हन में वो सिर्फ एक इनिंग ही रह जाती है। कभी अगर रेफरेंस के तौर पे बात करें ना, ग्लेन मैक्सवेल, वो बंदा वो जिन्हें वो कीता सी 6 मशीन। देखो ना, अब ऐसा होता है कि ज़िंदगी में आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आपकी बाकी ज़िंदगी की परफॉर्मेंस, कैरियर की बाकी जो परफॉर्मेंस होती है बाकी मैचों में वो बड़ी मज़ेदार होती है, लेकिन एक आधी ऐसी आउटस्टैंडिंग होती है जो आम बंदा जिसने क्रिकेट ना भी देखी हो ना, या क्रिकेट को ज़्यादा ना देखता हो, उसके ज़हन में रहता है। अब ग्लेन मैक्सवेल, इसने 85 करोड़ रुपए इसने भी कमा लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह में। तनख्वाहें मिली हैं, बार बार कहना पड़ता है, क्यों कहना पड़ता है, सिर्फ देखने वाला जो है ना उसको कन्फ्यूजन हो जाती है। ये 85 करोड़ रुपए इसने कमाया होगा। कमाने का जो टर्म है ना, बदकिस्मती से पाकिस्तान में कमाने की टर्म भी नेगेटिविटी में जाती है। ऐसे ही फिर नजायज़ तरीके ना कमाया हो, देखो ना, ये हमारे टर्म इस्तेमाल होती, इसलिए हम कह रहे हैं ये तो इनकी तनख्वाहें हैं, जैसे आपकी और मेरी तनख्वाह है। आपको मुझे तनख्वाहें मिलती हैं तो हम सैफ पॉडकास्ट समा में पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी जी।
ये तो नहीं होता कि कोई अब्दुल सत्तार ईदी की तरह मैं बैठा हूँ कि नहीं जी वो कर लूँगा। तो ये खिलाड़ी भी तनख्वाहों पे चलते हैं। बिल्कुल। पूरी दुनिया में ये होता है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अपनी सर्विसेज देनी है, उसके इवज़ आपको मुआवजा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है ना, सारी दुनिया में चलता है, ये कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि कमाने की टर्म एक नेगेटिविटी में आती है, आइंदा से कमाने का लफ्ज़ जो है ना एहतियात करनी पड़ेगी आपको। अब चाहे उसके बाद युवराज सिंह 84 करोड़ रुपया, डेविड वार्नर 83 करोड़ रुपया, ये रविचंद्र आयुष्मान 82 करोड़ रुपया, लोकेश राहुल 82 करोड़ रुपया, बेन स्टोक 80 करोड़ रुपया, कैरन पोलार्ड 80 करोड़ रुपया। अच्छा, ये मुझे कहते कहते ना थोड़ा सा मुझे होता है कि हम इस तरह की बात करते हैं कि मैं पाकिस्तानी जो पार्लियामेंटेरियन है ना, मैं उनकी इनकम और उनके टैक्सेस दो अलग चीज़ें, आमदनी कितनी है, टैक्सेस कितने देने, तो मैंने वो भी करता रहता हूँ। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन है, जिसमें सेनेटर भी आते हैं, नेशनल असम्बली के भी लोग आते हैं, चारों सूबाई असम्बलियों के भी MPs आते हैं, यार यकीन करो कि ये जो आमदनी है ना, ये किस दिन बैठ के करेंगे कि पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन जो इस मुल्क का रूलर होता है, जो रूल करता है, वो उनकी तादाद कितनी है, उन्होंने कितने कमाए, और ये क्रिकेटर IPL के ये कितने कमा रहे हैं। खुदाई कसम मुझे वैसे शर्मिंदगी होती है, मैं ऐसे कहता हूँ, मुंह छुपाने की कोशिश करता हूँ कि मुंह छुपा लिया जाए। मैं जेन्युइनली तुम्हें बात कर रहा हूँ कि ये क्रिकेटर जेन्युइनली जायज़ कमाई, तनख्वाह है, परफॉर्मेंस है, TV पे आते हैं, लोग दुनिया देख रही होती है, इनके पीछे नारेबाजी हो रही होती। जिन फ्रेंचाइज की तरफ से ये खेलते हैं ना, उस शहर की होम ग्राउंड के ऊपर जब मैच हो रहा होता तो देखो, अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, अगर बेंगलोर में मैच हो रहा है तो आप देखेंगे बेंगलोर का कोई भी स्टेडियम हो, उसमें जो बेंगलोर के लोग होंगे ना, वो RCB के ऊपर ऐसे कर रहे होंगे। जब उनका प्लेयर आएगा, विराट कोहली आता तो ऐसे लगता है जैसे कि पूरे का पूरा स्टेडियम जंप इन करके कहीं क्रीज पे ना आ जाए, बिल्कुल ऐसे पिच पे ना आ जाए। तो ये होता है। ये मतलब क्या, ये फिर कभी करेंगे कंपैरिजन पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस इनकम और टैक्सेस को बाद में करेंगे। इनके टैक्सेस का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, इनकम की बात करेंगे। इनकम की बात करेंगे। ये IPL के प्लेयर हैं जिनकी इनकम ये है, और ये पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन है जो हुकूमत भी करते हैं, जिन पे हर तरह के इल्ज़ामात भी लगे, उनकी बेचारों की इनकम ये है। अब ये देखो दोनों हाथों के इशारे से कितना महसूस हो रहा है। ये IPL के प्लेयर हैं जिनकी इनकम है, ये पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन, MNA, सेनेटर्स, स्ट्रिक्टली सैलरीज की बात करें हम इधर भी, भाई जो इनकी इनकम है, सैलरी एक और बात है, आपने अच्छी बात कर दी, इसमें सैलरी नहीं आ रही, इसमें उनकी इनकम भी आ रही है जो कारोबार कर रहे हैं। टोटल इनकम, कारोबार करने के बावजूद पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन की इनकम ये है, और तनख्वाह IPL के जो खिलाड़ी तनख्वाह ले रहे हैं वो ये है। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लो क्या फ़र्क होगा। आगे चलते हैं तो यहाँ तक चले कि अब उसमें है कि अच्छा लोकेश KL राहुल आ जाते हैं अगले 82 नहीं, मैं कैरन पोलार्ड तक चला गया था। कैरन पोलार्ड तक चले गए। आगे शेन वॉटसन है। शेन वॉटसन भी क्या प्लेयर हैं। शेन वॉटसन ने 77 करोड़ बनाए, संजू सैमसन 76 करोड़। अच्छा, इसके बाद अब ये जो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ना, इनमें पोटेंशियल है कि ये बिलियनर क्लब में जा सकें। और वो पीछे जो हमने KL राहुल का जिक्र किया, उनके नहीं, इसमें बेन स्टोक वो प्लेयर है जो बहुत कम अरसे में, बहुत कम, सबसे ज़्यादा कम अरसा बेन स्टोक ने लिया 50 करोड़ क्लब को ज्वाइन करने में। क्या बात है। क्योंकि ऊपर तले बैक टू बैक 2 साल ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पेड होता है, क्या होता है हाईएस्ट पेड, महंगा तरीन खिलाड़ी IPL का ऑक्शन में वो बेन स्टोक बिका था। अब ये होता है कि बात ठीक है सालों में, हाँ, अब बात ठीक है कि आपके पास रूम है, स्पेस है, आपने क्रिकेट लंबी खेलनी है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जिस 50 करोड़ क्लब्स के हम क्रिकेटर्स की बातें कर रहे हैं, मासवाए वो जो रिटायर हो चुके हैं, मतलब गौतम गंभीर रिटायर हो गया, युवराज सिंह रिटायर हो गया, ठीक है, इस तरह से कैरन पोलार्ड वो रिटायर हो गया जी, और भी प्लेयर हैं, मतलब क्रिस गेल है वो रिटायर हो गया। बिल्कुल। अब ये जो रिटायर हो गए खिलाड़ी हैं, ये तो अब नहीं ना कमा सकते, वो जितना उन्होंने कमाना था कमा लिया। बहरहाल 50 करोड़ क्लब के मेंबर होना भी एक क्या होता है, सौभाग्य की बात होती है। अब इंडिया के उसमें IPL पे करें सौभाग्य कहते हैं ना, सौभाग्य की बात है कि 50 करोड़ से ज़्यादा कमाना।
अच्छा, इसमें अब वो चलते हैं ना। हाँ, एक राशिद खान है। अब राशिद खान ने 70 करोड़ रुपए कमाया। राशिद खान और बेन स्टोक दो वो प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में 50 करोड़ क्लब को ज्वाइन किया। बेन स्टोक एंड राशिद खान, ये तो ऐसे लगता है कि 6-7 साल में ये लोग आए, छा गए। शी केम, शी सॉ, शी कॉन्कर्ड। ये पहली दफ़ा जो टर्म इस्तेमाल की थी ना, एक अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा अखबार है कराची का, जब बेनज़ीर भुट्टो 10 अप्रैल 1986 को आई थी ना पाकिस्तान में, तो ये टर्म, ये एक हेडलाइन लगी थी। वो अंग्रेज़ी का सबसे बड़ा अखबार था और अंग्रेज़ी उनकी सबसे बेहतर थी, तो वहाँ मैंने पढ़ा था, शी केम, शी सॉ, शी कॉन्कर्ड। तो ये है कि बेन स्टोक, राशिद खान के बारे में हम कह सकते हैं कि वो आईपीएल में आए, दे केम, दे सॉ एंड दे कॉन्कर्ड। अच्छा, टू जस्ट पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, राशिद खान ने 70 करोड़ जो बनाए हैं, कितने बने वो हमारे? 70, वो 2 अरब 10 करोड़ के करीब। हाँ, अगर हम 3 से भी उसको ज़रब दें तो 2 अरब 10 करोड़ सीधा सीधा 2 अरब 10 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी की कदर को देखते हुए 2 अरब 10 करोड़ राशिद खान आईपीएल से कमा चुका है। इससे भी ज़्यादा ही। तो अफगानी करेंसी किधर अभी स्टैंड कर रही है? नहीं, अफगानी करेंसी बहरहाल हमसे बेहतर है हमसे। यस, अफगान करेंसी। अब यही होता है ना कि अब छोड़ दें, ये जो शो कर रहे हैं ऐसी बातें ना किया करो। दिल ज़ख्मी होता है, तकलीफ़ में जाता है, दर्द होती है। किसी जगह पे हमें खड़े होना चाहिए। अब उसके बाद देखें ना, बड़े प्लेयर्स के नाम, आंद्रे रसल है, ये डेविड मिलर है, ये श्रेयस अय्यर आ गए, हाँ, और ये भुवनेश्वर कुमार, क्रिस मोरिस, मनीष पांडे के साथ ट्रेजेडी हो गई। क्या ट्रेजेडी हुई? मनीष पांडे को बड़े कम उस पर लिया गया, अफसोस होता है। या तो वो अनसोल्ड रहा है ये 2024 में। अच्छा, अब मनीष पांडे, तुम देख लो कि मनीष पांडे ने 59 करोड़ रुपए कमाया, बिग मनी तनख्वाहों में। 59 करोड़ रुपए की तनख्वाहें मिलेंगी अब तक, जब से वो आईपीएल खेल रहा है जी। लेकिन ये 2024 में मनीष पांडे, इसका मतलब है कि 2023 में उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होगी जिसकी वजह से उसकी कदर नहीं की गई। वो जिस फ्रेंचाइज में था उसने भी कोई इतना घास नहीं डाला, या कुछ जो दूसरी फ्रेंचाइज जो ढूंढ रही होती हैं कि ये फलानी फ्रेंचाइज का जो खिलाड़ी है अगर हमें मिल जाए तो हम इसको लेने को तैयार हो जाएगा। मनीष पांडे के साथ ये हुआ, ट्रेजेडी होगी। इसलिए मैं यहाँ पे, क्रिस गेल साहब रुखसत हुए। अब हरभजन सिंह, आपको एक इतराज़ था कि जी बॉलर्स की बारी नहीं आती। अब ये हरभजन सिंह है जिसको बज्जी कहते हैं ना, बज्जी, हाँ, जिसकी शोएब अख्तर के साथ कोई हो गई थी मुँह मारी, बाद में इनकी दोस्ती बड़ी हो गई थी। ये बड़ी ज़्यादा है। पहले मुँह मारी बड़ी हुई, फिर बाद में दोस्ती हो गई शोएब अख्तर और बज्जी की, हरभजन सिंह की। अब हरभजन सिंह ने भी यहाँ पर कितने करोड़ कमाए हैं? 58 करोड़। अब देखो ना, 58 आपका गिला तो हो गया ना कि हरभजन सिंह बहरहाल एक बॉलर था। हमें एक बात रखनी चाहिए, हमें क्रिकेट लवर बनना चाहिए। हम जो अपने उसमें आए, पाकिस्तान इंडिया के चक्कर में आया था ना, फिर बड़े से बड़ा खिलाड़ी जो है ना, हम उसके ऐसी तैसी फेर देते। स्पोर्ट्स से प्यार करना चाहिए, स्पोर्ट्स से प्यार करना। हरभजन सिंह बहुत बड़ा बॉलर था, ये मानना पड़ेगा हमें। अच्छा, जसप्रीत बुमराह, अब ये भी आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये चांसेस हैं कि ये 100 करोड़ के क्लब को, स्पेशली बैक्ड बाय हिज परफॉर्मेंस। तुम देखो ना, इसके बारे में जो मर्जी कह लो, ये कितने करोड़ इसने कमाए हैं? 57 करोड़ इंडियन रुपीस ये कमा चुका हुआ है तनख्वाहों के। हक लाल खून पसीने की। आईपीएल से ये मर्ज हुए थे, फिर उन्होंने अपनी जगह बनाई इंटरनेशनल टीम में। यार एक बात है, कहा जाता है कि बुमराह को जब शुरू में लोगों ने देखा ना, शुरू में, तो उन्होंने कहा बस ये 2-3-4 गेमा खेलेगा, क्योंकि बड़ा अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल था उसका। He was made fun of too। लेकिन तुम देखो कि शुरू में जो एक तासुर बना, कहते हैं कि पहला जो तासुर होता है, शुरू का तासुर होता है, वो सुना आखिर तक दम तक जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ये सही हो। पहला इंप्रेशन तुम्हारा ख़राब था, लेकिन अब तुम्हारा इंप्रेशन बन चुका हुआ। मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा पहला तासुर, मेरा पहला इंप्रेशन जो है ना बड़ा अच्छा बने और वो कायम रहे। हो सकता है मेरा पहला तासुर, मेरा पहला इंप्रेशन अच्छा ना बने और बाद में मैं लोगों के दिल जीत लूँ,
तो ये बुमराह भी उनमें आता था कि इसके बॉलिंग स्टाइल, आर्म स्टाइल जो था इसका, उसको देखते हुए कहा था कि कुछ गेम में, लेकिन ये कितना बड़ा खिलाड़ी, शॉर्ट रन अप है इनका, इतनी तेज रफ्तार से गेंद कराता है। बहुत बड़ा खिलाड़ी यॉर्कर तो करते करते, लेकिन अब उन्होंने अपने स्किल सेट में इन स्विंग और आउट स्विंग भी शामिल कर लिया। ये अब बारीकियां तुम जानते हो, मैं नहीं जानता। यानी बहुत बड़े ज़्यादा की क्रिकेट बारीकियां जो होती है ना, बारीकियां क्या होती है, मुझसे एक्सपर्ट ओपिनियन ले लो कि ये मैच हो रहा है, खान साहब आप क्या कहेंगे। मैं कही यार मुझे नहीं पता कि बैट्समैन को कैसे खेलना चाहिए था, मुझे नहीं पता कि बॉलर को गेंद कैसे करानी चाहिए थी। मेरा काम इस तरह का काम है जिसमें डाटा हो, रिकॉर्ड हो, डॉक्यूमेंट्स हो, इन्वेस्टिगेशन हो, रिसर्च हो। मैं क्या इस पर मैं चलता हूँ। मुझे नहीं, मैं जिन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ उसमें अगर उन खिलाड़ियों की जो एक्सपर्टीज़ है, जो उन खिलाड़ियों की महारत है, तो गज़ाल उसमें तुम बड़े बेहतर तरीके से उसे एलेबोरेट कर रहे होगे, उसे बयान बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होगे मेरी निस्बत। मैं तो हूँगा ना कि यार इसने पैसे कमाए, इतने खा के दें, ये बड़ा मैक्सिमम क्या कहूँगा, बड़ा अच्छा बॉलर है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, बड़ा अच्छा विकेट कीपर है। या कभी कभार होता है जब जॉन्टी रोड होता था तो हम कहते थे बहुत अच्छा फील्डर है, पहली दफ़ा टर्म इस्तेमाल हुई थी, बहुत अच्छा फील्डर है। वो जॉन्टी रोड था, यानी कि जिसको क्रिकेट की सूझबूझ भी नहीं होती थी। वो कहता है कि यार ये गेंद को रस्सियों से बाहर क्यों नहीं जाने देता। ये टर्म इस्तेमाल होती थी कि उसके होते हुए गेंद रस्सियों से बाहर, मतलब बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी। बिल्कुल, ये एक आम बात कर रहा हूँ जो क्रिकेट को इस तरीके से नहीं जानता जिस तरह से बाकी क्रिकेट को जानने वाले स्क्रीन पे आगे बात कर रहे हो कि रस्सियाँ तो बाहर नहीं जान देता खान साहब, है गेंद रस्सियाँ तो बाहर नहीं जान देता, यानी कि बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देता था। वो रेंगता हुआ पता नहीं कहाँ से वो निकलता था, जो गेंद की रफ्तार होती थी उस रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार जॉन्टी रोड की होती थी। एथलेटिसिज्म और कमिटमेंट की मिसाल। अब ये गज़ल साहब ये अंदाज़ा लगाए, शॉट लगी हो, फुल ब्लेड पे शॉट लगी हो, उस गेंद की रफ्तार से ज़्यादा एक फील्डर की रफ्तार है, बात कहानी ख़त्म हो जाती ना। जैसे छम्मा कहता था कि जी गोली निकली हो ना, तो उस गोली जो बंदूक से निकली है या माउज़र से निकली, उससे तेज़ मैं भागता हूँ। मैं कहा यार वो गोली अगर मेरे पीछे हो तो मैं भी कम से कम थोड़ी देर तो तेज़ भागूंगा ही ना। वो भाई पता गोली फाड़ लेगी मैनू। तो ये होता है कि अब उस तरह की बात। अब ये जो बाकी हैं, ईशान किशन है, ईशान किशन, इसने 56 करोड़ कमाए, ये भी पोटेंशियल रखते हैं बिलियनेयर क्लब में जाने की, ये भी जा रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ, और ये करुणल पांड्या है, ये हार्दिक पांड्या के भाई आगे। अच्छा, पांड्या की एक चीज़ मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा, इसकी ये टीजर पे टीजर गिराई जा रहे हैं आप इन सब के लिए। नहीं, इस बेचारे के साथ ट्रेजिडी भला क्या होती है। क्या होती है? मैं इधर पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अचानक जो स्टूडियो का दरवाज़ा है, जो अक्सर व बेशतर नापसंदा अनासर वो झांकते रहते हैं ना कि शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हालांकि उनका मकसद कुछ और होता है। वो ये मकसद नहीं होता कि शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मकसद उनका कुछ हो, वो आ जाएं, वो शो करते करते मन चुक के ले जाते, बड़ा अजीब सा होकर। और अगर हमारा लाइव चल रहा हो, फिर लोग देख रहे हों कि यार वो भी बता रहा था कि उसने इतने करोड़ कमाए, इतने करोड़, दरवाज़ा खुला है, आएगा। पांड्या के साथ, ये पांड्या के साथ मैं फिर कभी सही, हम लोग इसके ऊपर बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू करेंगे। एक और टीजर, तो एक अजिंक्य रहाणे, ठीक है, इन्होंने भी 53 करोड़ कमाए। प्यास चावला, ये पीयूष चावला है मेरे ख्याल से। पीयूष चावला। अच्छा, तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ ठीक होगा, मेरा तलफ़्फ़ुज़ नहीं ठीक होगा। मैं प्यास चावला इसलिए कह रहा था कि PIYASH, ये वो लेग स्पिनर, ठीक है जी। इसकी भी एक साइड पे स्टोरी है छोटी सी, ये भी अभी सुना रहे हैं आप, ये भी टीजर ही था। नहीं, वो बाद में सुनाएंगे। अगर वो सुना शुरू कर दिया तो असल मामलात रह जाएंगे। ये तो यूसुफ पठान, मतलब कि यूसुफ पठान भी उन खिलाड़ियों में आता है जो हम जैसे बंदों को, जो बीते हुए कल के नहीं, हम बीते हुए कल के लोग हैं। ये जो कल के खिलाड़ी होते थे, बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे, परसों भी ले आओ, परसों, लेकिन मुहावरतन कल चलता है, कल का लफ्ज़ चलता है, कल, आज और कल, परसों बीच में है ही नहीं। कल जो गुजरा कल है, आज जो आज है, और जो कल उसके बाद का कल है वो आने वाला कल है, परसों इसमें कोई नहीं है। उसके बाद आता है ब्रावो। अब ब्रावो आखिरी बंदा है जो 51 करोड़ रुपए जिन्होंने कमाए तनख्वाहों के ज़ुमरे में। इसके बाद जो प्लेयर आते हैं ना, वो 49 करोड़ पे जो खड़ा था, मैंने उसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया क्योंकि 50 करोड़ में आता ही नहीं। 49 करोड़, हाँ, हमारे बेशक 1.5 अरब बन जाते हैं, लेकिन उनके 50 करोड़ में नहीं आता। उस हिसाब से करना ना। तो ये था। अगली जो लिस्ट है ना, वो बड़ी मज़ेदार लिस्ट है, जो कि इस तरीके से मैंने बनाई है कि जो 50 करोड़
क्लब के मेंबर हैं जिन्होंने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा तनख्वाहें हासिल किए हैं। हासिल की हैं। इनकी पहली तनख्वाह कितनी थी जो हमने अरब बिलियनियर के साथ ही की थी? जी जी। अब मैंने लिस्ट वो रखी है, सबकी नहीं बनाई, जो चंद लाख से शुरू हुए, चंद लाख से पहली तनख्वाह। अब गजल अपनी तरफ लेके जाओ। आपकी पहली तनख्वाह हो 150, उफ, और आप 6, 7, 8, 9, 10 साल बाद आप 70 करोड़ कमा गए, 80 करोड़ कमा गए तनख्वाहों के। क्या ईमान से क्या इजाफा। बड़ी अच्छी थोड़ी बात देर के है। सोचो सही ना कि आपकी गजल साहब आपकी पहली तनख्वाह 150 रुपये, 150 रुपये, और 10 सालों में आप 70 करोड़ रुपए कमा गए तनख्वाहों के। उसमें आपकी तनख्वाह बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, कहाँ तक चली गई आपकी तनख्वाह कि आप 7, 8, 9, 10 साल, 11 साल, 12 साल में आप 80 करोड़ रुपए कमा गए। तो अब मैं उस ज़ुमरे में ये बात करने लगा हूँ जो मैंने ये कहा था। अब ये भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर भुवनेश्वर बी कुमार कह देते हैं हम इनको, बी कुमार का। बी कुमार इतना बड़ा प्लेयर है, मैं प्रोनाउंस ही नहीं उसे कर सकता। ये क्या वैल्यूर है नाम में भी। बहुत बड़ा प्लेयर है ये। अच्छा, इसने जो पहली सैलरी थी, इसकी तनख्वाह जो थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए थी। और अल्टीमेटली इंडियन रुपीस हैं, इंडियन रुपीस बार बार सुनाना पड़ता है। 6 लाख रुपए थी पहली तनख्वाह ये बी कुमार की, और इसने 60 करोड़ रुपए कमाए। क्या बात है। अब तुम देखो ना, मैंने आपकी जो मिसाल दी है, मैं मिनी मिसाल दी, अब उससे थोड़ा सा गेज करना शुरू करता है बंदा कि यार इतनी तनख्वाह थी, बाद में इतना, और वो तनख्वाह ही बढ़ती रही। ये नहीं हुआ कि तुम कारोबार में पैसे लगा दिए, कोई लॉटरी ले ली, कोई स्टॉक एक्सचेंज में चला गया, ये नहीं हुआ। तनख्वाह सिर्फ 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 तनख्वाह। अब उसके बाद आए थे मनीष पांडे। अब 6 लाख रुपए इनकी पहली तनख्वाह 6 लाख रुपए थी, भुवनेश्वर की जैसे, और 59 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। उफ। यानी कि वही सिलसिला हुआ ना कि तनख्वाह फिर बड़ी नहीं है, तनख्वाह उड़ना शुरू कर दिया। 100 रुपये से 10,000, 10,000 से 10 लाख, ऐसे से करके। खुदा यही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, और अपनी परफॉर्मेंस से अपना लोहा मनवाते हैं। उसके बाद है संजू सैमसन। ये 8 लाख रुपए से बेचारे की पहली तनख्वाह 8 लाख रुपए थी। वेरी गुड विकेट कीपर, विकेट कीपर है। इसकी भी एक स्टोरी है जो इसके साथ ज्यादती हुई, ज्यादती के हवाले से, मेरिट के हवाले से, ज्यादती के हवाले से ये सैमसन की है कि जो 8 लाख रुपए पहली इसकी तनख्वाह हुई, और इसने कमाया कितना, 76 करोड़ 58 लाख रुपए। अब देखो, उसके बाद हार्दिक पांड्या। अब ये भी है कि यहाँ पर पाकिस्तान में मैंने देखा है कि लोग इस पांड्या के बारे में कहते हैं कि खान साहब बड़ा जालिम प्लेयर है। ये बात सही है? थोड़ा सा इसमें वो जैसे विराट कोहली का कहते थे ना कि जब आता है तो फिर वो बड़ा डर लगता है कि ये टिक गया, मैच हरा के जाएगा। तो इसने भी हमारे साथ ऐसे किया ना 2-3 दफ़ा। आता है, हार रहे होते हैं लेकिन फिर ये टिक जाता है और फिर हमें धुलाई करके चला जाता है। जालिम के लफ्ज़ सही लोगों ने हमारे पे इसने बड़े। तो हार्दिक पांड्या जो जालिम खिलाड़ी है, इसकी पहली तनख्वाह बेचारे की 10 लाख रुपए थी, और ये अब तक 74 करोड़ रुपए कमा चुका है। ये भी मेरे ख्याल से बुमराह की तरह मुंबई इंडियंस ने इनको एज एन इमर्जिंग प्लेयर लिया था। क्या पॉलिश किया इनको। तो ये जो तुम बात कर रहे हो ना, याद रखना, क्योंकि हमने किसी शो में ये बातें कर रही हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, लेकिन मैं बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्क्लेमर देता जाऊँ कि आई एम नॉट श्योर कि वाकई मुंबई इंडियंस ने लिया था या नहीं, हो सकता है। मैंने भला क्या करना आने वाले वक्तों में कि जो बिलियनर खिलाड़ी बन गए जी, जो तनख्वाहों में 1 बिलियन से ज़्यादा, अब तो पौने 2 अरब रुपए पे 3 खिलाड़ी हैं। 1 अरब से बढ़ते बढ़ते अब वो 2 अरब को टच करेंगे अगर वो क्रिकेट खेलते रहे। तो उन्होंने तो खैर रिटायरमेंट ले ली है। रोहित शर्मा और विराट कोहली का चांस है। विराट कोहली तो आई थिंक शुड, ठीक है ना, ये 2 अरब से ऊपर जाएंगे। ये इनके बारे में पूरे वसूख से कह सकता हूँ, क्योंकि 1 अरब 75 करोड़, 1 अरब 76 करोड़, 1 अरब 78 करोड़ पे तो ये तीनों हैं। और अभी भी इनके विराट कोहली के तो एटलीस्ट 3-4 साल और नजर आते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने 2 अरब पे चले आना है बड़े आराम से। ठीक है, तो ये वहाँ से हम लोग आते हैं, ये पांड्या की तरफ आते हैं। फिर ग्लेन मैक्सवेल, इनकी भी पहली जो तनख्वाह थी वो 10 लाख रुपए थी, और फिर कमाया कितना, 85 करोड़।
अब उसके बाद आ गए ये बुमराह आपका दोस्त आ गया। दोस्त ही है ना आपका या नहीं, इससे पहले हमारा ये केएल राहुल भी है। नहीं, ये बुमराह दोस्त नहीं है। ये बुमराह तो मेरा एक तरह से कह लें कि बड़ा पसंदीदा बॉलर है। अच्छा, दोस्त तो पसंद अभी है। नहीं है। अच्छा, राहुल की भी स्टोरी है। राहुल भी 10 लाख रुपए, पहली उसकी तनख्वाह 10 लाख रुपए थी और उसके बाद वो 82 करोड़ रुपए कमा गया। 82 इंडियन करोड़। ये राहुल है कौन? विकेट कीपर बैट्समैन। इसके अलावा क्या है इसके अलावा? एक अच्छा फील्ड। ये सुनील शेट्टी का दामाद है। सुनील तो शेट्टी की वो बेटी जो फिल्मों में आई थी, कुछ फिल्में उसने की थी, हीरोइन भी आई थी। फिर वो राहुल के और राहुल उनके इश्क में मुब्तला हो गया था। फिर सुनील शेट्टी ने कहा था कि मेरा फार्म हाउस तुम लोग रख लो, अपनी बेटी को दामाद को कहा था। लेकिन उन्हें बेटी ने कहा अब्बा फार्म हाउस ठीक है, शादी के लिए ठीक है, बाकी आपको मुबारक हो। वैसे मैंने हिसाब लगाया स्टार साहब, पता आपको सारा है? नहीं, चूंकि इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, तो वो होती हैं चीज़ें। अच्छा, उसके बाद ये बुमराह की तरफ, ये बुमराह बेचारा भी 10 लाख रुपए पहली सैलरी स्टार्ट हुआ था। ये तर्स खा के नहीं होता कि चलो बड़े बड़े खिलाड़ी लिए गए, करोड़ों में लिए गए, फिर ये 10-10 लाख रुपए वाले ना 20-20 लाख 6-6 ये बेस प्राइस होती है, बेस प्राइस पे बिकते हैं। ये नहीं होता कि जी उन्होंने कोई लाख 2 लाख 4 लाख ऊपर रख के उन्होंने कहा हो, वो बेस प्राइस पे बेचारे बिक जाते थे। लेकिन बाद के वक्त ने फिर साबित किया कि यही वो खिलाड़ी थे जिनके पीछे बाकायदा फ्रेंचाइज की एक दौड़ लगती थी कि ये मेरी टीम में आ जाए, हमारी टीम में आ जाए। अब उसके बाद आप देखें शिखर धवन। यार ये भी क्या प्लेयर है, मुझे पसंद भला क्यों है, मुझे इसके स्टाइल से पता लगा, मैंने इसके ऐड देखे थे वो मुझे। अच्छा, मुझे ऐसे लगा जैसे ये बड़े से बड़े बंदे को बॉदर नहीं करता होगा और छोटे से छोटे बंदे के साथ गपशप लगाता होगा। ये मुझे तासुर मिला उसका एक एक्सप्रेशन में, हो सकता है गलत हो। क्या चीज़ थी उसकी जिसने आपको ये तासुर दिया? यार वो जैसे वो आपने इस तरफ देखा ना कि बड़ी चीज़ है, तो उसकी जो चेहरे के ऊपर जो होता ना अलूफ हो गया ना कि बड़ी चीज़ होएगी की है मैच तैयार करना पे, यूँ टीवी के देखता तो ऐसे लगता है जैसे कि वो एकदम हम्बल हो गया। वहाँ से मुझे ये गेज हुआ कि ये बड़े बंदों को बॉदर नहीं करता होगा और छोटे बंदों के साथ ये गपशप लगाता होगा। ये मेरा अपना एक तासुर है शिखर धवन की वजह से। अब इस बेचारे को भी पहली जो तनख्वाह मिली थी वो सिर्फ 12 लाख रुपए थी और 92 करोड़ रुपए कमा चुके। ऑलमोस्ट बिलियनर। ऑलमोस्ट इसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट। मतलब अब हम बैठे बैठे ये कह सकते हैं कि शेखर धवन भी एक बिलियनर है, बड़े आराम से कह सकते हैं। हमारी करेंसी में तो बड़े आराम से। नहीं, हमारी करेंसी नहीं, इंडियन करेंसी में कह सकते हैं कि शेखर धवन इज़ ए बिलियनर। अच्छा, बिलियनर की टर्म तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 करोड़ क्लब की टर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तनख्वाहों के ऊपर है। तो इनको आगे फर्दर किस तरह एलेबोरेट करें कि अगले बंदे को बताया जाए कि कमाई नहीं की। हाँ, टोटल नेटवर्थ नहीं है उनकी, ये सिर्फ जो उनको आईपीएल की फ्रेंचाइज दे रही है। नेटवर्थ है ना, कोई कारोबार करते हैं उसकी कोई है, ना इन्वेस्टमेंट, सिर्फ ना कोई इन्वेस्टमेंट उनकी, ना कोलैब्स, ना उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में कोई पैसे लगाए होंगे उसकी है, या कहीं ज़मीनें ली होंगी उसकी, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह। ये बस क्रिकेट खेलने के आईपीएल में जो उनको पैसे मिल रहे हैं, आईपीएल में उसको पैसे मिले। अच्छा, इसमें वो आयुष्मान फिर आ गया, रविचंद्रन अश्विन, इनसे मुझे क्या याद आता है। 12 लाख रुपए इसकी पहली तनख्वाह थी, ओए होए होए, और 82 करोड़ रुपया ये कमा चुके हैं तनख्वाहों के ज़िम्न में। अच्छा स्टार साहब, इससे अश्विन से कुछ याद आता है आपको एशिया कप का, कि शायद अफरीदी ने नहीं तो 2 छक्के मार के मैच मुझे बजाय इसके कि मुझे याद कराने के, हो सकता है मुझे याद ही ना हो, या हो सकता है मुझे पता ही ना हो, तो आप खुद बता दिया करो। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, एशिया कप चल रहा था, फाइनल था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद अफरीदी ने रविचंद्रन अश्विन को, लास्ट विकेट थी, सईद अजमल ने सिंगल लिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर शायद अफरीदी आए, उन्होंने 2 छक्के मारे, पहला लॉन्ग ऑफ पे, फिर दूसरा लॉन्ग ऑन पे, और पीछे रमीज राजा की कमेंट्री चल रही है, शाहिद अफरीदी यू ब्यूटी, उफ, गूस बम्प्स। नहीं देखा आपने ये मैच? नहीं देखा, क्लिप भी नहीं देखी कोई? यार ऐसे तो ना करें स्टार साहब। यार मैं को मैच देखता हूँ, ये तो बड़ी कोई लेजेंडरी मोमेंट थी जब हमारे दौर के खिलाड़ी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब ही रिटायर होना शुरू हुए ना, तो हमें ऐसे लगा जो क्रिकेट से हमारी जो चाहत थी ना, शायद वो भी रहलत फरमा रही है।
मतलब सारे खिलाड़ी रिटायर होते होते आखिरी खिलाड़ी इमरान खान था। जब ये रिटायर हुए ना तो फिर हमारा हो गया कि यार हमें ग्राउंड पे ना सूना सूना सा ग्राउंड लगता था। अब हमारे तवज्जो पीछे ना लेके जाओ, आगे चलते हैं। ये आएंगे क्या रेहाना, अजिंक्य रहाणे, अजिंक्य ये भी 12 लाख से स्टार्ट हुए थे, went on to make 53 crores for 34 lakh। आगे आ जाते हैं हमारे भाई डेविड वार्नर। उफ, वो ऑस्ट्रेलियन गबरू, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। नहीं गबरू है या बना दिया? नहीं गबरू है तो है, उनका वो पक्की बात मूंछों वाला है। स्टाइल भी तो देखे ना आपने उनका। हाँ फिर ठीक है। और जैसे वो फिजिक में उनकी थोड़ी नहीं गबरू लोग वाली है। देख रहे होते हो, कहना एमी खाम खाई गबरू बना आता, गबरू तो है नहीं, बड़ा नहीं, प्लेयर हो हर- सकता है, हर aspect से अच्छा देखें। प्लेयर हो सकता है, गबरू नहीं हो सकता। गबरू तो नहीं, डेविड वार्नर तो है गबरू, ये तो कहना चलो, पड़ेगा। डेविड वार्नर का भी स्टार्ट 14 लाख से ही हुआ था। 83 करोड़, 83.5 कह लेना उनको, 83.5 करोड़ इन्होंने बनाए। क्वाइट अ ह्यूज फीट। इसके बाद जाते हैं भाई ईशान किशन, डेविड मिलर, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो। इन लोगों का भी बड़ा खासा डिफरेंस रहा है, लेकिन अगर हम, मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए, वक्त हमारे पास कम है, तो ज़रा इनकी लास्ट सैलरी की भी बात कर लें सितार साहब। नहीं लास्ट सैलरी फिर लंबा हो जाएगा। लास्ट सैलरी सिर्फ जो मेजर डिफरेंस है ना उनकी बात कर लेते हैं। जैसे 2 लोग हैं, केएल राहुल की पहली सैलरी थी 10 लाख, लास्ट सैलरी थी इनकी 17 करोड़। बिग जंप। एक दफ़ा आपको एक आईपीएल खेलने का 10 लाख मिल रहा था, अभी जो आखिरी आईपीएल गुजरा है वो आपको खेलने का, सिर्फ मैचेस खेलने का 17 करोड़ मिला। तो फिर ये जो संजू सैमसन है जिनके साथ ट्रेजेडी भी हुई है, ये 8 लाख रुपए इसकी पहली सैलरी थी और आखिरी सैलरी जो उसने ली है 14 करोड़ रुपए ली है। 13 करोड़ 92 लाख का डिफरेंस। लेकिन इनसे भी बड़ा डिफरेंस सेकंड नंबर पे जो आते हैं लिस्ट में, दसो हार्दिक पांड्या। 10 लाख से स्टार्ट हुए, 15 करोड़ मिला उनको लास्ट आईपीएल का, 14 करोड़ 90 लाख का डिफरेंस। अच्छा इसके बाद ये बुमराह जो बार बार आप उसका जिक्र करते हैं, बुमराह का, ये फास्ट बॉलर मुंबई इंडियंस का, इसकी पहली तनख्वाह 10 लाख थी, आखिरी तनख्वाह 12 करोड़ रुपए है। तो सही है, डिफरेंसेस जो हैं दे आर ये क्वाइट ग्लेन फैसिनेटिंग। मैक्सवेल का भी था कि पहली तनख्वाह 10 लाख ले रहा है और आखिरी तनख्वाह 11 करोड़ रुपए। अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि जैसे अजिंक्य रहाणे, जी। हाँ, अब अजिंक्य रहाणे की पहली जो तनख्वाह थी 12 लाख थी, आखिरी तनख्वाह उसकी 50 लाख रुपए थी। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जहाँ पर हम कह रहे हैं ना कि 6 लाख थी तो आखिरी तनख्वाह 12 करोड़ थी, 10 लाख थी। फैक्टर है। तो ये बेचारा जो है ना, ये पैसे तो कमा लिए, 50 करोड़ क्लब में तो आ गया, लेकिन वो उस तरह का जो होता है ना, जैसे ईशान किशन है, 35 लाख रुपए उसकी तनख्वाह मुकर्रर हुई थी पहले मैच में, पहले आईपीएल में। आखिरी उसकी सैलरी जो थी, आखिरी तनख्वाह थी 15 करोड़ 25 लाख रुपए थी। तो ये जी ये इस तरह से जो फ़र्क होता है ना कि पहली तनख्वाह क्या थी आईपीएल में, आखिरी तनख्वाह क्या थी आईपीएल में, और पहली और आखिरी तनख्वाह में फ़र्क क्या था, ये भी ठीक हो कि आप देखते हैं ना कि आपके लिए सक्सेस स्टोरीज़ हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, हमें इनको भी सक्सेस स्टोरी के तौर पर लेना चाहिए। हम सक्सेस स्टोरी किस तरह लेते हैं, कोई कारोबारी आदमी है, 0 to हीरो, मतलब बेजोस है, हाँ, कि जी वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी हो गया। कहाँ से शुरू किया था उसने? गिराज में से अपने किताबें बेचना। नहीं, वो गिराज में उसने पहला ऑफिस खोला था, अपना गैराज में पहला ऑफिस खोला था। अब हम वो सक्सेस स्टोरी ढूंढते हैं। बिल गेट्स का क्या था, बिल गेट्स ने ऐसे काम शुरू किया तो बाद में ऐसे चला गया। वो डेविड मोहन ने तो बहुत पुरानी बात होगी, उनके ख़ानदान में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि शुरू कैसे हुए, सक्सेस स्टोरी हैं, लेकिन हम सिर्फ उस हवाले से जो बिलियनर है जिसने अपने बिजनेस से पैसे कमाए, हम उसमें सक्सेस स्टोरीज ढूंढ रहे होते हैं। सक्सेस स्टोरीज ये भी होती है कि अब ये बंदों का लगा कि पहली तनख्वाह कितनी थी, इतने लाख, आखिरी तनख्वाह इतने करोड़। अब ये भी सक्सेस इतना ज़्यादा, बेशक कारोबार नहीं है, ये एक महारत है, एक सपोर्ट है, लेकिन इससे इंस्पिरेशन तो मिल सकती है। और अगर हम इस पे जाएं, किसी वक्त में मौका मिले कि जनाब ये शेखर धवन करता क्या था, शुरू कहाँ से हुआ और किस वक्त में वो शुरू हुआ। अब ये धोनी है, धोनी रेलवे में क्लर्क था, ये बेचारे को जो नौकरी मिली थी धोनी को रेलवे में, इंडियन रेलवे में जी, वो क्रिकेट की वजह से मिली थी।
लेकिन ये जिस तरह भागता था ना, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे से तीसरे चौथे प्लेटफॉर्म, वो सब कुछ करना, उसके बाद क्रिकेट खेलनी। उन्होंने कहा यार ये क्या, मैं प्लेयर जो उस सिस्टम को जो क्रिकेट टीम में आए बगैर, उससे पहले जो क्रिकेट की स्टेजेस होती हैं उसमें धोनी का नाम बजना शुरू हो गया था। लग रहा था कि अगर ये इसी तरह इसका नाम बजता रहा तो एक दिन ये क्रिकेट टीम में जाएगा। अब ये सारी सक्सेस स्टोरी है। उसको एक कमरा मिलता है, वो कमरे में जो क्वार्टर मिलता है ना, रेलवे में जब उसको नौकरी मिली थी तो वो क्वार्टर मिलता है, उधर ऑलरेडी 3 बंदे रह रहे थे, वो तीनों रेलवे के एम्प्लॉयज़ थे, मिलजुल के रहना था। ये किचन है, ये वॉशरूम है, ये कमरे हैं, बस अपना अपना बिस्तरा बिछाओ, तकिया शकिया रखो, ये कर लो। यार सक्सेस स्टोरी है यार। वहाँ से वो कहाँ गया, ओए होए होए होए। इसे सक्सेस स्टोरी कहते हैं कि कितनी स्ट्रगल के बाद। ये नहीं हुआ कि यार आपको हमें खाम में आके किसी माजा बिली मारने ऐसे उंगली पकड़ी, आपको उठा लिया और आप उठ गए और आप ऊपर चले गए। ये थोड़ी हमें इनसे होना चाहिए। सक्सेस स्टोरी इसको भी कहते हैं जिसको हम हीरो के तौर पे ले रहे होते हैं, उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है। अच्छा, आपको पता है एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, कौन सा? समा मनी के नाम से, ज़्यादा बड़ी कमाल सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं आपको, वो भी अच्छा। जाके देखना चाहिए। देखिए, वी बिलीव इन सेल्फ प्रमोशन। जब तक अपनी अच्छा। खुद हम प्रमोशन नहीं करेंगे, अच्छा, कौन ये करेगा? तुम देखो कि ये अजीब सी बात है। जी जी। सचिन तेंदुलकर, मैं टीवी देख रहा हूँ, मेरी तरह के लोग जो हम लोग टीवी देखा, उस ज़माने में टीवी देखा करते थे क्रिकेट मैच के लिए, हम टीवी देख रहे हैं तो एक बाउंड्री से बाहर एक लड़का है जिसने बैट पकड़ा हुआ है, किट पहनी हुई है, पैडिंग शेडिंग की हुई है, वो क्रिकेट खेल रहा है एक छोटे से बच्चे के साथ, खुद भी छोटा ही है। लेकिन जब कमेंटेटर बोला है कि आने वाले वक्त में ये क्रिकेट का बादशाह होगा, हमें यकीन नहीं आया कि ये कमेंटेटर को क्या हो गया। कोई जैसे आजकल रोज़े चल रहे हैं, हमने कहा इसका रोज़ा तो नहीं है, 8 पैरी रोज़ा तो नहीं रख लिया। अब हमें क्या पता है सचिन तेंदुलकर का छोटा सा बच्चा, 17 साल के थे, if I'm not wrong। यार जब मैंने देखा उसे 17 साल से भी छोटा था। ओह, ये बाउंड्री से बाहर प्रैक्टिस कर रहा है और एक और छोटा बच्चा इसके साथ कर रहा है। कैमरा गया है, कैमरे के बाद रनिंग कमेंट्री करने वाला बोला कि ये आने वाले वक्त का क्रिकेट का बादशाह होगा। अब देखो ना, ये भी चीज़ें हैं जिसका हमें एहसास नहीं हो पाता। एक और चीज़ हुई थी सचिन तेंदुलकर की, ये दोबारा ही बात करें। ये पहला जब ये ग्राउंड में इसने पैर रखा था ना, फील्डिंग के लिए रखा था, वो पाकिस्तानी साइड से रखा था। और सचिन तेंदुलकर ने क्या बात पूछी थी इमरान खान को कि आपको पता है कि मैंने फील्डिंग पहली मरतबा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से की थी। तो इमरान को याद नहीं था। ये होता है, हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही एम्बिग्यूटी पैदा कर देती हैं, इबाहम पैदा कर देती हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर देती हैं कि हम चकरा नहीं जाते। बिल्कुल। तो ये होता है सक्सेस स्टोरी। आगे अब मैं कहता हूँ सितार साहब, क्योंकि हमारे पास बस 5 मिनट रह गए, तो उसमें हम ये डिस्कस कर लें कि सबसे कम टाइम किन प्लेयर्स को लगा 50 करोड़ क्लब एंडरॉन में। चलो, इसका जिक्र तो आप पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि आपने कहा था कि बेन स्टोक्स को लगा। इंडीड यू वर राइट, वो पहले नंबर पे आते हैं इस लिस्ट में। उन्होंने सिर्फ 6 साल में 80 करोड़ 75 लाख रुपए बनाए। और वही रीज़न वही हो गया जो आपने कहा कि 2 कंसेक्यूटिव साल वो हाईएस्ट सोल्ड प्लेयर के बन के वो गए थे। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे राशिद खान, इनके भी आप बता चुके हैं। 7 साल में 70 करोड़ रुपए। 7 साल में 70 करोड़, तो ये अगर इसका एवरेज में निकालें तो हर साल 10 करोड़ की कमाई एटलीस्ट। अच्छा, ये 8-8 साल के भी 3-4 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 8-8 साल में। अब ये हुआ क्या था, ये जैसे बेन स्टोक है, अब इस तरह के लकी कह लो, खुशकिस्मत कह लो खिलाड़ी वो हैं, जब ये बिडिंग में आते हैं ना, तो पहली बिड में इन्हें सारे फ्रेंचाइजीज इनकी तरफ देख रही होती हैं। ये उन खिलाड़ियों में नहीं है जिनकी बेस प्राइस 20 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख है, डिमांड ज़्यादा है इनकी। ये पहले ये उस लिहाज से खुशकिस्मत हो जाते हैं। अब राशिद खान को देख लें आप कि राशिद खान के पीछे तो बाकायदा इंडिया में एक डिबेट ट्रिगर कर गई थी, जिसने इंडिया के राष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति कहते हैं, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब वो जिनके मुल्क का रेफरेंस दे रहे हैं उनकी स्लैंग में बात कर लें ज़रा, बेहतर हो जाता है। हमारे लोगों को भी तो समझ आए ना। तो वो नरेंद्र मोदी और अशरफ गनी साहब होते थे जी, जो कि अफगानिस्तान के थे। इनकी आपस में हो गई थी। वजह क्या थी?
आईपीएल का मैच था, आईपीएल की फ्रेंचाइज थी और आईपीएल की वो फ्रेंचाइज राशिद खान की वजह से फाइनल में पहुंच गई थी। तो इंडियन लोगों ने डिमांड कर दी कि राशिद खान को नेशनलिटी दे दो, इंडियंस की इंडियन नेशनलिटी दे दो। तो नरेंद्र मोदी ने कहा जब सारे कह रहे हो, उसने उस बेचारे ने भी एक ट्वीट कर दिया जिसमें रेफरेंस दिया कि लोग कह रहे हैं कि राशिद खान को इंडियन नेशनलिटी दे दी जाए। तो मिली उनको? अशरफ गनी सीधा हो गया, उन्होंने कहा हमारे पास एसेट है कितने हैं, तुसी साडा भी एसेट लैके जा रहे हो। फिर नरेंद्र मोदी ने माजरत की थी अशरफ गनी से। मतलब ये होता है कि आप किस लेवल पे चले जाते हो, किस जगह पे चले जाते हो यार, कि पूरा मुल्क डिमांड कर रहा होता है कि ये हमें दे दो ये नेशनल। हालांकि उनके पास प्लेयर कम है, वैसे ही है। इंडिया के पास क्या बाहर लगा हुआ प्लेयरों का। लेकिन जो लोहा मनवाया ना राशिद खान ने अपना, अब वो देखे ना, ये बात होती है आपने क्रिकेट लवर रहना। क्रिकेट लवर रहेंगे तो आपको कई बॉलर नज़र आएंगे, कई बैट्समैन, कई ऑलराउंडर। लेकिन अगर आप उसमें वो बायसेस ले आओगे ना, फिर क्रिकेट आपको मज़ा नहीं आएगा। बहुत बड़े से बड़ा बॉलर होगा, चूंकि आपके बायसेस इतने स्ट्रांग होंगे, बड़ा बॉलर होगा, आपको नहीं हो कोई बॉलर। जो भी स्पोर्ट्स हो ना, क्रिकेट ना हो, जो भी हो, आपको उसमें बायसेस इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, आपको गेम से प्यार करना चाहिए। बायसेस इसमें चल सकते हैं, जैसे मेरी पसंद शो के लिए, एंकर के लिए क्या हो सकती है, इसमें हो सकता है मेरे बायसेस हों। स्पोर्ट्स में मेरे बायसेस नहीं होंगे। मैं स्पोर्ट्स को बिल्कुल मेरिट पे देख रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश होगी कि यार स्पोर्ट्स में कोई बायसेस नहीं होनी। तो जब मैं ये देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो मैं अपने में वो फीलिंग क्यों नहीं लेके आता। हम क्रिकेट को पसंद करते हैं लेकिन हमारे बायसेस बड़े होते हैं। ओ जी कपिल देव जो बॉलर है, मैं कहा यार वो बॉलर है, क्या कमाल बॉलर था, वो बहुत बड़ा बॉलर है। फिर अब चूंकि वो इंडिया का था, और नहीं है कोई गाले कराना। अब ये हमारे बायसेस होते हैं। ये होता है कि कपिल देव का जो टेस्ट कैरियर है, डेब्यू है, कैरियर जो उसका स्टार्ट होता है वो पाकिस्तानी दौरे से होता है 78-79 में। और वो भी उस वक्त होता है जबकि दोनों टीमों के दरमियान मैच हुए सैकड़ों साल हो चुके होते हैं। वो ज़ियाउल हक को चक्कर चलाता है, जनरल ज़ियाउल हक, वो ऐसे होती गड़बड़ होती है, वो टीम भेज देते हैं इंडिया वाले। तो डेब्यू इसका था कपिल देव का। अपने पहले डेब्यू में 2 टेस्ट हार गए थे। इंडिया पाकिस्तान में 2 टेस्ट हार गया था। पाकिस्तान में मुश्ताक मोहम्मद कप्तान था, इंडिया का बिशन सिंह बेदी था। हार गया था, लेकिन कपिल देव डिस्कवर हो गया था कि यार मिल गया। अब देखो ना, इससे बढ़ के क्या होगी, आप हार गए लेकिन आपके मुल्क में ये था कि सानू बॉलर मिल गया। तो हमें अपने बायसेस को ना थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। फिर हम बड़ा बेहतर तरीके से उसका कर सकेंगे, मतलब डंडी नहीं मार रहे होंगे। यानी मेरे ख्याल है सितार साहब इसी खूबसूरत नोट पर हमारी मंजिल आ चुकी है। हमारे पॉडकास्ट का जो वक्त है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। तो आज के एपिसोड को हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। जैसे कि सितार साहब ने आप लोगों को बड़े टीजर्स भी दिए कि आने वाली एपिसोड्स में हम किन किन चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं। तब तक के लिए हमें देखते रहिए और हमारे लाइक जो भी आपके पास फीडबैक हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस फिर आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।